बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम मोहम्मद अशफाक बशीर, योर बायोलॉजी टीचर। आज हमारा ग्रेड 10 बायोलॉजी का 7th लेक्चर है। आपका टॉपिक है होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। ये हमने चैप्टर नंबर 11 जो है उसका ऑलमोस्ट फर्स्ट जो लेक्चर है, फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इन लेक्चर नंबर 6 we have discussed few terms related to homeostasis। होमियोस्टेसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की। पहले नंबर पे तो हमें होमियोस्टेसिस की अगेन जो है वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैंने आपको एडवाइस किया था कि इस होमियोस्टेसिस का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इसकी फ्यू डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की लेक्चर नंबर 6 में, वो आपको याद करने के लिए मैंने एडवाइस किया था कि आप इसको रिवाइज़ फरमाएं। अगर आपको वो चंद डेफिनेशन याद हैं तो हम फर्दर जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। होमियोस्टेसिस के अलावा हमने 3 डेफिनेशंस और डिस्कस की थी। नंबर 1 पे ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। नंबर 2 पे थर्मो रेगुलेशन, और नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीशन को। अब आप अपने माइंड में एक बार फिर से रिवाइज फरमा लें कि व्हाट इज़ होमियोस्टेसिस, व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन एंड व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया कि होमियोस्टेसिस जो है ये एक्चुअली मेंटेनेंस है। वी कैन डिफाइन होमियोस्टेसिस एज इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस। इंटरनल बॉडी कंडीशंस, फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ये एक इंटरनल बॉडी कंडीशन है। आपने ये भी पढ़ा है कि हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाता है। ये हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये एग्जैक्टली 37 नहीं रहता। ये 37 जो है ये कह लें कि ये एक सेंट्रल पॉइंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो होता रहता है। हम इसको बोलते हैं कि चेंजेस तो होती हैं लेकिन इन नैरो रेंज। ब्रॉडर रेंज चेंजेस जो हैं, जैसे कि सर्दी में हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है बाज़ एरियाज़ में, और जो है इस हमारे यहाँ जो है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो सर्दियों में पहुँच जाता है। जबकि गर्मियों में टेम्परेचर यही जो है 40+ में होता है, 40 और 50 के दरमियान में रहता है। तो अब इतनी बड़ी चेंज आ रही है, ये ब्रॉडर चेंज है। ये ब्रॉडर चेंज है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एनवायरमेंटल चेंज है। एनवायरमेंटल चेंज जो है, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से। ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिए। तो ये एक ब्रॉडर चेंज है, ये एनवायरमेंटल चेंज है। लेकिन जो हमारी बॉडी में चेंज हो रही है, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो एक बिल्कुल जो है वो माइनर सा है, 37 डिग्री सेल्सियस और इससे कुछ ज़्यादा और कुछ कम, लेट्स से 37.6 डिग्री सेल्सियस, और फिर इसी तरह से 36.8 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में जो है वो टेम्परेचर रहेगा। अब ये इसको हम बोलते हैं ये नैरो रेंज है और ये ब्रॉडर है, ये ब्रॉडर चेंज है। सो एनवायरनमेंट में जो है वो ब्रॉडर लेवल पे जो है चेंजेस हो रही हैं, जबकि हमारी बॉडी, विद इन आवर बॉडी, ये चेंज जो है वो नैरो कहलाती। अब अगेन मैं डिफाइन करता हूँ होमियोस्टेसिस को। होमियोस्टेसिस इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस, डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इस कदर बड़ी चेंजेस हो रही हैं, लेकिन हमारा जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है, हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस या कुछ कम ज़्यादा। तो ये माइनर रेंज है, ये नैरो रेंज है। मेरे ख्याल में होमियोस्टेसिस की समझ आ गई होगी आपको। अब हम फर्दर चलते हैं होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। इससे पहले एक और बात ज़रा ज़हनशीन फरमा लें कि होमियोस्टेसिस को सपोर्ट करते हैं 3 फर्दर अवामिल, 3 फर्दर प्रोसेसेस, जिनको हमने नाम दिया। वो प्रोसेसेस कौन कौन से थे? नंबर 1 पे वो प्रोसेस था ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। नंबर 2 पे हमने बोला थर्मो रेगुलेशन, और नंबर 3 पे हमने डिफाइन किया, हमने डिस्कस किया इन प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 6,
एक्सक्रीशन। ये 3 प्रोसेसेस हैं जिनको बोला जा सकता है कि ये प्रोसेसेस होम्योस्टेसिस के प्रोसेस हैं, ये होम्योस्टेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी वजह से होम्योस्टेसिस या कह लें मेंटेनेंस जो है वो रोएकार लाई जा सकती है, मेंटेनेंस जो है उसको कारआमद बनाया जा सकता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये 3 डेफिनेशंस हमने प्रीवियसली जो है डिस्कस भी की। अब मैं अगेन इनको आपको समझाने के लिए एक बार फिर से डिफ़ाइन करता हूँ और फिर हम फर्दर चलते हैं कि मैं ये डेफिनेशन असल में इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि हमारा होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स की जब हम बात करें तो हमारा कंसर्न क्या ऑस्मो रेगुलेशन से है, हमारा कंसर्न थर्मो रेगुलेशन से है, हमारा कंसर्न जो है वो एक्सक्रीशन से है। किस प्रोसेस को जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये सारे प्रोसेसेस जो हैं इनका ताल्लुक होम्योस्टेसिस से है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, इसको हमने बोला ये भी एक्चुअली मेंटेनेंस है ऑफ सॉल्ट, मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। इसी तरह से थर्मो रेगुलेशन की हमने बात की तो हमने बोला इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। इसी तरह से एक्सक्रीशन को हमने डिफ़ाइन किया तो हमने कहा एक्सक्रीशन जो है ये एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो इसको हमने बोला एक्सक्रीशन। तो ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं ये एज अ होल एक चीज़ के लिए ही काम कर रहे हैं, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। अब प्लांट्स जो हैं वो होम्योस्टेसिस के लिए ऑस्मो रेगुलेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सक्रीशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हम आज के लेक्चर में जो आपकी बुक में उसने डिस्कस किया हम उसी को डिस्कस करेंगे। हायर लेवल पे उन्होंने बताया हुआ है कि थर्मो रेगुलेशन प्लांट्स जो है वो इसको कैसे कैरी आउट करते हैं। ऑल्दो हम थोड़ी बहुत बात इस पर भी करेंगे, लेकिन हम अपने की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि आज के लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स जो है इसमें जो हमारे की पॉइंट्स हैं, जो हमारे मेजर पॉइंट्स हैं, इस लेक्चर के पार्ट्स हैं, हम उसकी बात करेंगे। जी, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स को आपकी बुक में उसने डिवाइड किया है इन पॉइंट्स में। नंबर 1 पे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नंबर 2 पे रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। एंड नंबर 3 रिमूवल of other metabolites. Metabolites or we can say wastes or chemicals. तो ये हमारे हैं आज के लेक्चर के की पॉइंट्स। हम इनको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, देन रिमूवल ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ अदर मेटाबोलाइट्स और वेस्ट। असल में उसने इस तरह से डिवाइड किया है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये गैस फेज़ की बात कर रहे हैं कि प्लांट्स में जो गैसियस स्टेट में वेस्ट बनते हैं उनको किस तरह से जो है वो ठिकाने लगाया जाता है, किस तरह से उनसे जो है वो छुटकारा पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे है रिमूवल ऑफ वाटर, ये एक्सेस वाटर है। तो एक्सेस वाटर जो है ये किस कैटेगरी में आएगा, लिक्विड कैटेगरी में। तो हम बोल सकते हैं कि उसने सेकंड फेज़ बताया है कि लिक्विड, तो कुछ वेस्ट जो हैं वो लिक्विड स्टेट में जो है प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से ये जो अदर वेस्ट की उसने बात की है ये सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स में तीनों तरह के जो हैं वो गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब इनको ठिकाने लगाना क्या कहलाएगा, एक्चुअली एक्सक्रीशन। फिर से रिपीट करते हैं कि गैसियस हो, लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में वेस्ट हों, इनको एलिमिनेट करना क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन क्या है, एक्चुअली ये होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि आज के लेक्चर में एक्चुअली हम बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन की। तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को, इन चीज़ों को रिमूव करके जो है वो मेंटेन करते हैं। उनकी इंटरनल बॉडी कंडीशन जो है वो किस तरह से मेंटेन होंगी, इन चीज़ों को रिमूव करके। जी, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड इसको वो रिमूव क्यों करते हैं? हालांकि हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपने प्रोसेस पढ़ा है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल मैं उसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O goes to C6H12O6 प्लस O2। लेकिन ये प्रोसेस आपको पता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल होता है जी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ यूज़ हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड सर क्यों वो रिमूव करते हैं, हालांकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फिर हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो ऑक्सीजन को वो फिर क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि वो रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं जी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये असल में एक्सेस की बात हो रही है। जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो एक्सेसिव ऑक्सीजन होती है, उसको रिमूव किया जाता है। अब इस बात को हम एज अ होल समझते हैं कि रिमूव किस तरह से किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। अब लेट्स से आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ग्रेड 10 के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक डायग्राम बना के यानी कि लीफ एनाटमी जो है वो समझाई। उसमें आपने देखा कि मेसोफिल सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब लेट्स से ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं। मैं अगेन जो है वो एनाटमी ड्रॉ कर रहा हूँ, लीफ एनाटमी। लेट्स से ये हमारे पास एपिडर्मिस है, लीफ एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस। तो दोनों एपिडर्मिस के दरमियान में हम लोगों ने पढ़ा है कि इनके दरमियान में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ये सेल हैं, लेट्स से हम इनको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स क्या परफॉर्म करते हैं? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मेसोफिल सेल्स हैं। अपर साइड पे ये बड़े अरेंज्ड होते हैं और लोअर साइड पे ये इर्रेगुलर होते हैं। और यही वजह है, एक बहुत अहम पॉइंट है, शायद कभी आपके जहन में आया हो कि लीफ जो है उसकी अपर सरफेस जो होती है, लीफ की अपर सरफेस जो है वो डार्क ग्रीन होती है। बाइफेशियल लीफ की मैं बात कर रहा हूँ। अपर सरफेस डार्क ग्रीन होती है और लोअर सरफेस जो है वो उससे लाइट ग्रीन होती है। तो असल में अपर सरफेस जो है वो डार्क ग्रीन इसी वजह से होती है कि ऊपर वाले सेल्स जो हैं, मेसोफिल सेल्स जो हैं, वो बड़े अरेंज होते हैं। हम इनको पैलिसेड मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। और नीचे वाले इर्रेगुलर हैं, हम इनको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, उनके दरमियान में ये सेल्स हैं, मैं लेबल कर रहा हूँ मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जो हैं ये परफॉर्म करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनती है ऑक्सीजन। अभी ज़रा इक्वेशन की तरफ फिर से गौर फरमाएं कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गोज़ टू C6H12O6 प्लस O2। ये है हमारे पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हम प्लांट्स में एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सेसिव ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो हमें दो प्रोसेसेस को जो है वो बहुत गौर से समझना है। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब मैं रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ। रेस्पिरेशन में क्या होता है? C6H12O6 प्लस O2 गोज़ टू CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इवॉल्व होती है अलॉन्ग विद वाटर प्लस एनर्जी। अब अगर आप गौर फरमाएं तो इसके जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है और इसके जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें ऑक्सीजन शामिल है। जिन दो गैसेस की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब फिर ये है कि जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो इस दौरान प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होगी और जब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो उस वक्त ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी।
इसका मतलब फिर ये है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है उन दोनों में जो हमने डिस्कस की हैं ऊपर गैसेस जो हमने मेंशन की हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं प्लांट्स में। अब नेक्स्ट बात ये है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है एट नाइट होता है? नहीं, ये डे टाइम पे हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। अब अगली बात ज़रा समझनी, रेस्पिरेशन जो है ये प्रोसेस भी डे टाइम पे ही हो रहा होता है और नाइट पे नहीं हो रहा होता? नहीं, रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि दिन रात जो है वो मुसलसल जारी रहता है प्लांट के सेल में। सो रेस्पिरेशन जो है वो डे एंड नाइट एट बोथ टाइम जो है ये कंटिन्यू है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है जस्ट एट डे टाइम। सो आप ये कह सकते हैं कि डे टाइम पे दोनों गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही होती है ये यूज़ हो जाती है इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है डे टाइम में, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ये यूज़ हो जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इस तरह से प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को सपोर्ट किया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इसको सपोर्ट किया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पे एक बात और ज़रा समझने वाली है कि डे टाइम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये कहीं ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। अब इसके नतीजे में क्या करते हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्रॉम आउटसाइड द प्लांट जो है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी उनको रिक्वायर होता है। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, लेट्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो हैं वो डे टाइम में लीव्स के इनसाइड मेसोफिल सेल्स तक पहुंचते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से डे टाइम में फिर ऐसा भी होता है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट जब बढ़ता है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये भी बढ़ जाता है। अब ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी अंदर बढ़ने की वजह से, परसेंटेज अंदर बढ़ने की वजह से, ऑक्सीजन की रेशियो बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो मूव करती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यही वजह है कि डे टाइम में हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बन रही होती है, और ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में तो प्लांट्स उस ऑक्सीजन को जो है वो इवॉल्व कर देते हैं। अब हम एक दो लाइन में इस सारी डिस्कशन को जो है वो वाइंड अप करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं, प्लांट लीव्स और ग्रीन स्टेम्स जो हैं, यंग स्टेम्स जो हैं, वो दो तरह की सिचुएशन को सामना कर रहे होते हैं, दो तरह की सिचुएशन जो है उनका सामना कर रहे होते हैं। डे टाइम में कोई और सिचुएशन है और नाइट में कोई और सिचुएशन है। डे टाइम में बोथ प्रोसेसेस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन एट नाइट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। इसका मतलब है डे टाइम में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, यही वजह है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहे होते हैं। जबकि हम बात करें नाइट की तो एट नाइट ओनली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये जारी होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब डे टाइम में तो ऐसा हुआ कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसके नतीजे में बढ़ने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लिया गया फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन नाइट में क्या करेंगे, तो नाइट में इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको इवॉल्व कर दिया जाता है, इसको जो है वो आउटसाइड द बॉडी जो है वो डिफ्यूज़ कर दिया जाता है बाय जनरल सरफेस, जनरल सरफेस यानी कि प्लांट की पूरी बॉडी जो है वो ख़ास तौर पर रूट्स के ज़रिए से, रूट में जो रूट हेयर्स मौजूद हैं उनके ज़रिए से जो है इसको इवॉल्व कर दिया जाता है एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर जो है वो क्यूटिकल के ज़रिए से, कुछ स्टोमेटा के ज़रिए से, इस तरह से जो है वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एट नाइट इसको जो है इवॉल्व कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे कह लें कि लाइट की कमी होती जाती है, जैसे लाइट इंटेंसिटी कम होती जाती है, वैसे वैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो है इसकी कंजम्पशन भी कम होती जाती है, और साथ ही साथ जो बॉडी में इनसाइड प्लांट बॉडी जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसको भी इवॉल्व कर दिया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ रिमूवल ऑफ वाटर।
अभी हमने डिस्कस किया रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट रिमूवल ऑफ वाटर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये रिमूवल ऑफ वाटर जो है ये एक्सेसिव वाटर की बात कर रहे हैं। तो वाटर भी जो है वो एक कह लें कि वेस्ट मटेरियल उनके लिए बन जाएगा प्लांट्स के लिए। ऑल्दो प्लांट्स आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि हम वाटर के बारे में आपने पढ़ा है कि वाटर जो है बहुत ही नेसेसरी है प्लांट्स के लिए, उनको टर्जिडिटी अवेलेबल होती है। प्लांट सेल जो है वो टर्जिड होते हैं। प्लांट सेल जो हैं वो अपनी प्रॉपर शेप जो है वो गेन करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब वाटर इतनी ज़रूरी चीज़ है प्लांट्स के लिए, इसके बावजूद वाटर को क्यों रिमूव करते हैं? वाटर जो है ये एक्सेसिव वाटर जो होता है उसको रिमूव करते हैं, जो उनकी ज़रूरत से बढ़ के होगा वाटर उसको रिमूव किया जाता है। इसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं रिमूवल ऑफ वाटर के लिए, वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब नॉर्मल प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से इसको रिमूव करते हैं वाटर को? नॉर्मल प्लांट्स जो हैं ये एक्सेसिव वाटर को इस तरह से रिमूव करते हैं कि डे टाइम में तो डे टाइम पे तो वाटर जो है वो रिमूव किया जाता है थ्रू स्टोमेटा, एट डे टाइम थ्रू स्टोमेटा। तो एट नाइट जो है वो भी किसी हद तक जो है वो डिफ्यूजन हो रहा होता है, होल बॉडी जो है जनरल सरफेस जो है उसके ज़रिए से भी वाटर जो है वो रिमूव हो रहा होता है। तो डे टाइम में थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा हमें पता है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटा मौजूद होते हैं यंग स्टेम्स में और लीव्स में। तो लीव्स की सरफेस पे और यंग स्टेम की सरफेस पे जो है स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो डे टाइम में वाटर जो है वो रिमूव हो रहा होता है फ्रॉम स्टोमेटा। नाइट टाइम पे चूँकि स्टोमेटा जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं, तो फिर किस तरह से जो है वो एक्सेसिव वाटर से छुटकारा पाया जाता है? इसके लिए स्पेशल मैकेनिज़्म जो है प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, और ये भी सारे के सारे प्लांट्स ऐसा नहीं करते। कुछ प्लांट्स जो हैं वो कैपेबल हैं टू परफॉर्म दीज फिनोमिना, टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमारे पास एक प्लांट है, लेट्स से ये हमारे पास एक ग्रास प्लांट है। तो ग्रासेस जो हैं उनमें ये फिनोमेना देखने को मिला है। एक्चुअली अगर ये सॉइल है तो सॉइल वाटर जो है, सॉइल में एक्सेसिव वाटर हो तो नाइट टाइम में ये एक्सेसिव वाटर इन सॉइल जो है ये एब्जॉर्ब होता है बाय रूट्स, और इस तरह से ये स्टेम का हिस्सा बन जाता है। फिर इसी तरह से लीव्स जो हैं उसमें पहुंच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं सॉइल से ये वाटर जो है ये पहुंचता है इन जाइलम, इसको हम बोल सकते हैं स्टेम जाइलम, और स्टेम जाइलम से फिर ये पहुंचता है जी इन लीफ जाइलम। अब ये जाइलम के अंदर कहाँ से पहुंचा है वाटर? ये एक्सेसिव वाटर जो है ये सॉइल से पहुंचा है इनटू जाइलम, वो स्टेम जाइलम हो या लीफ जाइलम हो। अब ये जाइलम में जो वाटर मौजूद है, चूँकि कंटेंट ऑफ वाटर जो है वो सॉइल में ज़्यादा है, इस वजह से ये एक कह लें कि सॉइल वाटर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से ऊपर लीफ जाइलम और स्टेम जाइलम जो है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, वाटर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये जो ग्रास प्लांट्स हैं ये अपने लीव्स जो हैं उनकी टिप्स और एजेस पे स्पेशल टाइप के पोर्स मौजूद होते हैं। उन पोर्स के ज़रिए से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है इस वाटर को इवॉल्व कर देते हैं, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इस वाटर को एक्सक्रीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लीफ है, लेट्स से ये लीफ है, ग्रास लीफ है हमारे पास। तो ग्रास लीफ जो है इसके टिप्स और एजेस जो हैं इन पे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो शो होते हैं। ये टिप्स पे ड्रॉपलेट्स का जो है अपीयर होना, इसको हम बोलते हैं ये प्रोसेस ऑफ गटेशन है। प्रोसेस ऑफ गटेशन। व्हाट इज़ गटेशन?
गटेशन को हम बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स at the tips and edges of leaves. अब ये गुटेशन का प्रोसेस है। बाय द प्रोसेस ऑफ गुटेशन इस तरह से जो ग्रास लीव्स हैं, जो ग्रास प्लांट्स हैं, वो अपने लीव्स के ज़रिए से इस तरह से जो एक्सेसिव वाटर है उससे छुटकारा पा लेते हैं। अब हम पूरी बात ज़रा समझते हैं, इसको रिपीट करते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर जो है डे टाइम में तमाम जो प्लांट्स हैं, मेसोफिटिक प्लांट्स यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के जो प्लांट्स हैं, उनमें डे टाइम में थ्रू स्टोमेटा जो है वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है। आप लोगों ने ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो ग्रेड 9 में आपने अच्छी तरह इसको पढ़ा है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या है? हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस। तो प्लांट सरफेस जो होल सरफेस से वाटर का इवॉल्व होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। सो आप ये कह सकते हैं कि एक तो प्रोसेस जो है डे टाइम पे ट्रांसपायरेशन का चल रहा होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब दूसरा प्रोसेस जो है वो गुटेशन का है, लेकिन गुटेशन का प्रोसेस जो है वो तमाम प्लांट्स में नहीं है। प्लांट्स कौन से? ग्रास प्लांट्स में। आप कह सकते हैं कि जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उनमें मोस्टली ये फिनोमेना जो है वो देखने को मिलता है। फिर इसी तरह से गुटेशन जो है एक प्रोसेस हो गया, ट्रांसपायरेशन दूसरा हो गया हमारे पास गुटेशन। एक और प्रोसेस को मिक्सअप कर दिया जाता है बाज़ दफ़ा, गुटेशन और ड्यू जो है उन दोनों चीज़ों को जो है ओस शबनम जो है उन दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर दिया जाता है। शायद ये एक ही चीज़ है, नहीं, ये हमने इसको गुटेशन को हमने डिफ़ाइन किया, ये क्या है एक्चुअली अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एट द टिप्स एंड एजेस ऑफ लीव्स। जबकि ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स जो हैं उनको मिक्सअप नहीं करना चाहिए विद गुटेशन। ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो एक्चुअली हैं एटमॉस्फेरिक वाटर होता है जो कंडेंस हो जाता है। सो वो एक्चुअली कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। एटमॉस्फेरिक वाटर असल में एटमॉस्फेरिक वाटर जो है वो एक्चुअली कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स बना देता है और वो प्लांट्स की सरफेस पे जो है हमें दिखाई देते हैं। तो हम बोलते हैं शायद ये जो है गुटेशन भी एक्चुअली ड्यू है। तो इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, गुटेशन और चीज़ है और ड्यू ड्रॉप्स और चीज़ है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है पॉइंट, दैट इज़ रिमूवल ऑफ अदर मेटाबोलाइट्स, रिमूवल ऑफ अदर वेस्ट्स। जी, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, रिमूवल ऑफ अदर वेस्ट्स। अदर वेस्ट जो हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर के अलावा थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ गई है अदर मेटाबोलाइट्स और अदर वेस्ट। पहले नंबर पे तो मेटाबोलाइट मैं क्यों बोल रहा हूँ और मेटाबोलाइट क्या होते हैं। आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी है मेटाबॉलिज्म, 9th ग्रेड में आपने डेफिनेशन पढ़ी है मेटाबॉलिज्म। तो प्लांट्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं हम उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि ऑल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्टेंट्स शामिल हैं या प्रोडक्ट्स शामिल हैं हम उनको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। अब जाहिर सी बात है कि जो भी लिविंग बॉडी उसमें डिफरेंट टाइप के जो है केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को डेफिनेटली कोई केमिकल जो है परफॉर्म करवा रहे हैं, तो वो सारे के सारे केमिकल्स असल में मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। तो कुछ मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनमें कुछ केमिकल्स यहाँ पे आपकी बुक में उसने डिस्कस किए हैं, वो किस तरह से प्लांट्स रिमूव करते हैं हम उनकी बात करने जा रहे हैं। जी, रिमूवल ऑफ अदर वेस्ट की जब हम बात करें तो उसमें उसने आपकी बुक में उसने एक एग्जांपल दी है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो अपने लीव्स और स्टेम्स के अंदर सेव कर लेते हैं, लीव्स और स्टेम्स के अंदर सेव कर लेते हैं कुछ हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जो हैं उनको कन्वर्ट करके इनटू हार्मलेस मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल आप ऐसा कह लें कि कोई पॉइजनस मटेरियल जो है उसको लेस पॉइजनस या कह लें नॉन पॉइजनस जो है उसमें कन्वर्ट करके उसको सेव कर लेते हैं प्लांट्स इनटू देयर लीव्स, इनटू देयर स्टेम्स। तो लीव्स जो हैं, एक और फिनोमिना आपसे डिस्कस करता चलूँ कि आप लोगों ने ये देखा होगा, सुना भी है कि ख़ज़ां में लीव्स जो हैं वो गिर जाते हैं प्लांट्स के,
मोस्टली प्लांट्स जो है वो अपने लीव्स जो हैं उनको शेड कर देते हैं, उनको गिरा देते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? असल में उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो फिल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको एब्सीजन के प्रोसेस के तहत जो है उनको गिरा दिया जाता है। अब लीव्स जो हैं उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है उस मौजूद होता है और इस तरह से जो है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन भी परफॉर्म कर देते हैं बाय लीफ शेडिंग प्लांट्स जो हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लांट्स का एक्सक्रीशन जो है, प्लांट्स का एक्सक्रीशन करना थ्रू लीव्स जो है ये एक सेकेंडरी प्रोसेस है लीव्स का। प्लांट्स जो हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल को लीव्स के ज़रिए से भी जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, लीव्स के ज़रिए से भी एलिमिनेट करते हैं। तो रिमूवल ऑफ अदर मेटाबोलाइट्स या रिमूवल ऑफ अदर वेस्ट जो है ये थ्रू लीव्स भी होगा, थ्रू स्टेम्स भी होगा। किस तरह से? स्टेम्स के ज़रिए से किस तरह से होगा? असल में कुछ प्लांट्स जो हैं फॉर देयर होल लाइफ मटेरियल्स को, वेस्ट मटेरियल्स को अपनी बॉडी के अंदर सेव कर लेते हैं। जैसा कि आपकी बुक में उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि टोमेटो जो है, टोमेटो लीव्स जो हैं ये कंजर्व कर लेते हैं, ये सेव कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट को। कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है इसको सेव कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सैलेट याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्सैलेट एक वेस्ट मटेरियल है, लेकिन ये हार्मलेस है फॉर प्लांट्स। ये बात भी याद रखना, कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है वो हमारी किडनीज़ के लिए और हमारे लिए जो है ये एक पॉइजनस साबित हो सकता है, ये ख़तरनाक है। जबकि प्लांट्स के लिए कैल्शियम ऑक्सैलेट की क्रिस्टल जो हैं ये हार्मलेस क्रिस्टल्स के तौर पर जो है वो सेव हो जाती हैं इनटू देयर लीव्स एंड स्टेम्स। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं, टोमेटो प्लांट्स जो हैं उनके लीव्स में कैल्शियम ऑक्सैलेट को सेव कर दिया जाता है और ये फॉर देयर होल लाइफ भी इवन सेव किया जा सकता है इन क्रिस्टल्स को। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ इस तरह से सेव किया जा सकता है लीव्स के अंदर और स्टेम्स के अंदर? नहीं, इसके अलावा कुछ और भी मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट के अलावा दूसरे कुछ ट्रीज़ और प्लांट्स में, उनकी हम बात करते हैं, जो कि बोर्ड में भी कई बार उस लिहाज से जो है MCQs वगैरह आए हैं, उनकी बात करते हैं। कुछ मटेरियल्स का मैं नाम लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसके अलावा, कैल्शियम ऑक्सैलेट के अलावा कुछ मटेरियल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 1 रेजिन्स हैं, नंबर 2 हमारे पास हैं जी गम्स, नंबर 3 म्यूसिलेज है और नंबर 4 पे लेटेक्स। तो ये 4 चीज़ें आपकी बुक में डिस्कस की हुई हैं और इनको आपने याद भी रखना है। इनमें से MCQs बेशुमार मरतबा पूछा जा चुका है कि रेजिन्स जो हैं ये सक्रीट किस प्लांट्स से होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सैलेट तो करीबन तमाम प्लांट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट की क्रिस्टल जो हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक वेस्ट्स हैं जो कि कुछ ख़ास प्लांट्स के साथ ही मुंसलिक हैं। जैसे कि रेजिन्स जो हैं ये कुछ ख़ास प्लांट्स से ही प्रोड्यूस होते हैं, हम उनको नाम देते हैं कॉनिफर्स या कॉनिफेरस प्लांट्स। तो रेजिन्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं कॉनिफर से। गम्स जो हैं ये प्रोड्यूस हो रहे हैं कीकर से, गम्स प्रोड्यूस हो रही हैं कीकर से। इसी तरह से म्यूसिलेज जो है, म्यूसिलेजेस सिक्रेट होती हैं लेडी फिंगर से। इसी तरह से लेटेक्स जो हैं ये प्रोड्यूस हो रहे हैं रबर ट्री से। अब ये सारे जो रेजिन्स हैं, गम्स हैं, लेटेक्स है, इसी तरह से म्यूसिलेज है, ये मुंसलिक हैं अपने अपने एक कैटेगरी से। जैसे कि कॉनिफर जो है वो सक्रीट कर रहे हैं रेजिन्स, इसी तरह से कीकर जो है, अकेशिया ट्रीज़ हम बोलते हैं इनको, ये हमारे पास एक कह लें कि पूरा कंप्लीट जेनरा है, जीनस है, जिससे जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो गम सक्रीट करते हैं। इसी तरह से म्यूसिलेज है, इसी तरह से हमारे पास लेटेक्स है। तो ये डिफरेंट प्लांट्स के साथ मुंसलिक कुछ डिफरेंट केमिकल्स हैं। तो हर एक प्लांट जो है उसमें केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं। सो इन सब को ठिकाने लगाया जाता है। अब हम अपने बात की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक था होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हैं वो इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेसिव ऑक्सीजन, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव वेस्ट मटेरियल्स, इनसे किस तरह से छुटकारा पाते हैं? अब डेफिनेटली इन चीज़ों को अगर
एक्सेसिव जो हैं जितनी भी अमाउंट है इनकी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हैं डेफिनेटली उनको जो है वो असाइड करना पड़ेगा, एक साइड पे करना पड़ेगा, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। और हम इसी को नाम दे रहे हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। सो प्लांट्स गेन मेंटेनेंस, प्लांट्स परफॉर्म मेंटेनेंस by the removal of carbon dioxide and oxygen, by the removal of water, by the removal of other metabolites. So इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है उसको कैरी आउट करते हैं। जी, आज के लेक्चर में हमने ये 3 चीज़ें जो है वो मेनली डिस्कस की हैं। अब एंड पे हमेशा की तरह मैं आपको नसीहत करूँगा कि आपने जो है वो अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना। काइंडली आप इन सारी चीज़ों को, इस सारे लेक्चर को जो है वो रिवाइज़ करें, अपनी बुक से रिवाइज़ करें, आप अपने यूनिक नोट्स से जो है वो इनको रिवाइज़ फरमाएं। इनमें से बेशुमार मरतबा जो है वो MCQs वगैरह पूछे जा चुके हैं। इवन ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा चुका है। ख़ास तौर पे इन 4 चीज़ों को आपने याद रखना है जो एंड पे मैंने आपको केमिकल्स बताए हैं, वेस्ट केमिकल्स बताए हैं। ये चारों चीज़ें जो हैं ये बारहा पूछी जा चुकी हैं। पूछा जाता है कि जी रेजिन्स आर सिक्रेटेड बाय, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं और आपने जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है, कॉनिफर्स। तो इसी तरह से म्यूसिलेजेस आर सिक्रेटेड बाय, तो उसने डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं, आपने उनमें से प्रॉपर ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है। जी, अल्लाह हाफिज़।